इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम धामी हुए कार्यक्रम में शामिल। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद का हुआ उद्घाटन समारोह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समारोह को किया संबोधित। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अदा की नमाज ईद की, सभी को दी सीएम ने मुबारकबाद। कहा, विश्व में चल रहे युद्ध को रोकने की मांगी दुआ। पंजाब के मलेरकोटला में ईद उल फितर की अदा की गई नमाज। सीएम मां ने सभी लोगों को दी ईद की शुभकामनाएं। कहा, पंजाब सरकार हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के सम्मान और विकास के लिए है प्रतिबद्ध। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के मौके पर हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित एक जनसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आज सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है। ये केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। इस संकट की घड़ी में दुनिया का कोई देश प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें उस स्थिति तक पहुंचने नहीं दिया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह आयोजन रखा गया है। 2014 के पूर्व देश की राजनीति में केवल घोटाले हुए करते थे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सफल नेतृत्व में भारत का एक ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ है। सांसद भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, और मेरे साथ मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगण जो पहले से भी थे और अभी जो कल ही नवनियुक्त हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण और पूरे प्रदेश भर से, आसपास के जिलों से आए हुए, बड़ी संख्या में आए हुए हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये बड़ा शुभ समय है, शक्ति की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि की भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। ये हम सभी के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारी डबल इंजन की सरकार के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में राजनीति क्षेत्र के अजात शत्रु नेता, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री रहते हुए उनके समय में ही पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हम सबका, उत्तराखंड वासियों का लंबे समय का स्वप्न साकार हो सका और उनके सहयोग और मार्गदर्शन से प्रदेश के समग्र विकास की नींव रखी गई। भाइयों बहनों, 2014 में आदरणीय राजनाथ सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहते समय आदरणीय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। 2014 से पूर्व देश की राजनीति में केवल घपले, घोटाले, कुशासन और भ्रष्टाचार की चर्चा हुआ करती थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि एक दब्बू और पिछलग्गू और कमजोर राष्ट्र के रूप में देखा जाता था। परंतु 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत के आत्म गौरव, आत्मसम्मान, स्वाभिमान, राष्ट्रता की भावना का पुनः जागरण का ऐतिहासिक कालखंड प्रारंभ हुआ, जिससे आज जहां एक ओर भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के साथ विकास के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर एक सशक्त, सक्षम और सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भी हम अपनी पहचान बना रहे हैं। आदरणीय मोदी जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को साकार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से धरातल पर कार्य किया जा रहा है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। आज दुनिया के सभी देश किसी भी वैश्विक समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर आशा रखते हैं। आज जहां एक और कश्मीर से धारा 3 भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। मैं भाइयों, मैं तो कहना चाहूंगा पुष्कर धामी की नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाई, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, और मैं आप सबसे भी चाहूंगा आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए, इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों इस संकट की घड़ी में। हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता
अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए, यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय वानिकी संवाद के उद्घाटन समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि भारत की वैदिक परंपरा से लेकर विश्व भर में हमारे सामने मौजूद वर्तमान चुनौतियों तक हर व्यक्ति ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के दुष्परिणाम भुगते हैं। वैश्विक तापवृद्धि और वैश्विक शीतकालीन की जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी है वे हमें एक नई चेतावनी दे रही है और इन परिस्थितियों में भारत की ऋषि परंपरा ने हमेशा हमें बताया है, एक बावड़ी 10 कुओं के बराबर है और 10 बावड़ियां एक तालाब के बराबर है। जब 10 तालाब एक पुत्र के बराबर है और 10 पुत्र एक वृक्ष के बराबर है। प्रकृति में वृक्ष का महत्व सर्वोपरि माना जाता है और इसलिए हम सभी जानते हैं कि वन जीवन का आधार एक प्रकृति के संतुलन का एक महत्वपूर्ण आयाम प्रदान करते हैं। वन का महत्व क्या है? यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है। उस चुनौती का सामना वह कर रहा है और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो ध्रुम। यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है। यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने
हजरत तबल दरगाह पर नमाज अदा की, जिसके बाद सीएम ने कहा कि ईद के इस मौके पर सभी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। साथ ही विश्व में चल रही जंग को लेकर कहा कि मेरी ओर से केवल एक ही दुआ मांगी गई है कि इस इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो जंग का ऐलान किया गया है वह फौरन बंद हो जाए और दोबारा अमन बहाल हो। श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में एक बार फिर ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। ये अफसोस की बात है। आप सबको ईद के इस मौके पर मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। ये ईद एक ऐसे मौके पर मनाया जा रहा है जबकि पूरी उम्मा जो है वो परेशान है। जंग के बादल छाए हुए हैं। शायद कोई ऐसा इस्लामी मुल्क नहीं है जहां कहीं ना कहीं डर के जंग के बादल जो हैं वो लहराए हुए नहीं हैं। आज मेरे तरफ से सिर्फ एक ही दुआ की गई कि ये नाजायज जंग जो अमेरिका और इजराइल के तरफ से हमारे लोगों के ऊपर ठोसा गया है वो जंग फौरी बंद हो जाए, अमन दोबारा बहाल हो और इस तरह के हालात जो हैं वो दोबारा ना बने। इसके साथ साथ जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहां अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं हमारे इंतज़ामिया को जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनके कहने और करने में फ़र्क रहता है, क्योंकि वो बार बार कहते हैं कि हालात बिल्कुल साजगार हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं, हम अब नॉर्मल सी के तरफ चले हैं। लेकिन ये कहाँ की नॉर्मल सी, जहाँ श्रीनगर के सबसे बड़े मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। मैं तो उम्मीद करूँगा कि इस तरह के फ़ैसले जो हैं उनको बदल दिया जाए और लोगों को आज़ादी से अपने जो है अपने नमाजों को जो है अदा करने की इजाज़त मिले। उमर साहब, आपने अमन की बात की, क्योंकि इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसका भी असर पड़ रहा है। एलपीजी गैसेस हो या ऑयल हो, अब कल जो है प्राइसेस भी हाइक हो गए प्राइस में, तो कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे? हमारे कंट्री पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। एक तो सेंटिमेंट का इम्पैक्ट है, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी पे जो है इसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है और उसके साथ साथ पूरे मुल्क पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब चलिए, हमारे सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो ही जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को कीमती गैस और डीजल के हवाले से अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उन पे भी इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे तरफ से एक ही दुआ होनी चाहिए आज कि जल्द से जल्द ये नाजायज जंग जो है ये बंद हो और अमन जो है वो दोबारा से बहाल हो। पंजाब के मलेरकोटला में पवित्र त्योहार ईद के मौके पर ऐतिहासिक बड़ी ईदगाह में लाखों की संख्या में लोगों ने एकत्र होकर ईद उल फितर की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही इस दौरान इलाके में भाईचारे और सौहार्द का अनोखा माहौल देखने को मिला। इस विशेष अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद मलेरकोटला पहुंचे और लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। उनके साथ मलेरकोटला के विधायक डॉक्टर जमील उर रहमान और अमरगढ़ के विधायक जसवंत सिंह गजन माजरा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ईद का त्यौहार प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है और पंजाब सरकार हमेशा सभी धर्मों और समुदायों के सम्मान और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने मलेरकोटला के विकास को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਈਦ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਈਦਾਂ, ਸ਼ਬੀਦਾਂ, ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ, ਜਗਰਾਤੇ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ
ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 38.5 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹਦੀਆਂ 100 MBBS ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ESI ਹਸਪੀਟਲ 150 ਬੈੱਡ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ 5 ਮੰਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਸਾਡਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूँ कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। सो ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵੀ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣ ਗਈ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ, ਸੋ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਕੋ ਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੂਸ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਖੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਈਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਮਨਾਉਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਨਿਤਾਨੇ ਦਮਾਨੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਸਰਬਤ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ और बराबर मिलजुल के सारे इस ईद की खुशी साझा करें। छुरिया में रमजान के पाक महीने की समाप्ति के बाद ईद उल फितर का पर्व उत्साह, भाईचारे और प्रेम के साथ मनाया गया। यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि समाज में एकता, सद्भावना और खुशहाली की मिसाल बनकर उभरा है। मुस्लिम समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों के लोगों ने भी इस अवसर पर भागीदारी निभाते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश दिया। जहां पहले ईदगाह में पेश इमाम हाफिज सद्दाम हुसैन की तरफ से सामूहिक नमाज अदा कराई गई। नमाज के बाद सलातो सलाम पेश किया गया और देश प्रदेश में अमन, शांति और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई। इसके पश्चात लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद के इस खास मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी राजनागांव के अध्यक्ष विपिन यादव, जिला कांग्रेस महामंत्री चुम्बन साहू ने मुस्लिम भाइयों से मुलाकात की और उन्हें ईद की शुभकामनाएं दी। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का।
60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।